Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are studying chapter number 2, Atomic Structure, and today is our lecture number 11. In lecture number 11, we'll study about X-rays, their discovery, uses, applications, etc. Now, learning objectives of today's lecture are that this lecture will enable our students to understand, to define X-rays and to understand the reason for their formation. It will enable our students to describe the preparation of X-rays. Students will be able to describe the discovery of atomic number from X-rays. They will be able to describe the uses and applications of the X-rays, and they will also be able to state Moseley's law and its significance. First of all, let's see what are the X-rays. X-rays को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि these are the electromagnetic radiations of very short wavelength. बहुत ही short wavelength की ये electromagnetic radiations होती हैं, which are produced due to inner shell ionization of metal atoms of anode in the gas discharge tube, and this process is brought about by high energy cathode rays. कि ये जो रेडिएशन है ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं जब हाई एनर्जी कैथोड रेज एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एनोड के मेटल एटम की इनर शेल आयनाइजेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में अमिट होने वाली शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्स-रेज कहलाती है। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो अभी लेक्चर के तकरीबन आखिर में आपको समझ आएंगी, तो इसलिए ये डेफिनेशन मैं बाद में रिपीट करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से जो है वो बहुत कम शॉर्ट वेवलेंथ की एक रेडिएशन जो है वो एक्स रेज है, बल्कि गैमा रेज सबसे शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है। नेक्स्ट हायर वेवलेंथ की रेडिएशन एक्स-रेज है। अब एक्स-रेज की डिस्कवरी मैं एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाऊंगा। एक्स-रेज डिस्कवर की थी एक जर्मन साइंटिस्ट ने जिसका नाम है W.C. रोएंजन। W.C. रोएंजन इस अपरेटस पे काम कर रहे थे। ये अपरेटस एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ये ट्यूब विलियम क्रूक्स ने डिजाइन की थी, इसलिए इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। This tube consists of two metallic electrodes, cathode and anode. ये ग्लास ट्यूब के अंदर एनक्लोज है जो कि अवैक्यूएटेड है, यानी इसमें से ज्यादातर एयर रिमूव की जा चुकी है। जब हाई वोल्टेज करंट इन दो इलेक्ट्रोड्स पर अप्लाई किया जाता है तो कैथोड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं, विच फॉर्म द कैथोड रेज। अच्छा, अब ये जो कैथोड रेज में जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इस मेटल एटम के साथ टकराते हैं तो यहां से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन अमिट होती हैं, और ये रेडिएशन बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, और इनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज द एक्स-रेज। इनको ब्रेनस्टालिंग रेडिएशन भी कहा गया। जर्मनी में ब्रेनस्टालिंग का मतलब है कि ब्रेकिंग रेडिएशन। एक दफा इसको जो है वो फिर देखिएगा। These are the high energy cathode rays on striking with the anode. What is happening? High energy radiation are being emitted. These radiations are highly penetrating and they are a very short wavelength. इनको जो है W.C. रोएंजन ने एक्स-रेज का नाम दिया क्योंकि at the time of discovery
डब्ल्यूसी रोएंटगन को इनकी नेचर के बारे में इल्म नहीं था। अच्छा, अब हम इसको जरा रीड करते हैं। एक्सरेज were accidentally discovered in 1895 by a German professor, Wilhelm Conrad Roentgen, or W.C. Roentgen. He was working with a cathode ray tube known as Crookes tube that consisted of a glass tube with anode and cathode enclosed in it. The air was removed from that tube. When high voltage current was applied, the fast moving electrons were emitted from the cathode. These electrons, on striking with a metal anode, produce highly penetrating invisible radiation, which he named as the X-rays. Now, these radiations spread in all the direction. तमाम रेडिएशन में स्प्रेड की एंड काज द नियर बाय फ्लोरिसेंट मटेरियल टू ग्लो। उसने देखा कि ये रेडिएशन जब एस्केप कर रही है इस ट्यूब से, तो टेबल पे पड़ा हुआ एक फ्लोरिसेंट मटेरियल ग्लो करना शुरू कर देता है। फ्लोरिसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो पहले रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको एमिट करता है। अब उसने यूं किया कि उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक थिक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और फिर ऑब्जर्व किया कि इन रेडिएशन को ये ब्लैक पेपर जो है वो स्टॉप नहीं कर सकता। और जब उसने लाइट ऑफ की, उसने देखा कि इवन एक जो फ्लोरिसेंट मटेरियल जो फ्यू फीट अवे उसकी लैब में पड़ा हुआ है वो भी ग्लो करना शुरू कर देता है। And he also observed that these radiation could pass through most of the substance which cast shadow of the solid objects। यानी वो जो बहुत सा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो शेडो प्रोड्यूस करते हैं उनमें से भी ये रेडिएशन पास कर सकती है। Roentgen also discovered that these radiation could pass through the tissues of humans but not through the bones and the metal objects। कैसे पता चला? उसने अपनी वाइफ को जो है वो एज वॉलंटियर यूज करते हुए उसके हाथ पर एक्सरेज इंपोज की और उसका इमेज एक फिल्म पर प्रोड्यूस किया। ये उसकी वाइफ बर्था का जो है वो हाथ का एक्सरे जो है वो इमेज है, ये रेडियोग्राफ है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये इसके ह्यूमन टिश्यूज में से ये रेडिएशन पास कर गई हैं, लेकिन ये बोन्स में से पास नहीं की, जिसके नतीजे में ये बोन्स का इमेज इस रेडियोग्राफ पर नजर आ रहा है। और ये मेटलिक रिंग है, उसकी वेडिंग रिंग, ये उसमें से भी पास नहीं की, उसका इमेज भी यहां पर ये आ रहा है। इस डिस्कवरी पर रोइंजन को जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1909 में। तो ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल इसलिए इसको कहा जाता है कि डब्ल्यूसी रोइंजन की इंटेंशन इन रेडिएशन को प्रिपेयर करने की नहीं थी। वो जस्ट इन रेडिएशन का ग्लास पे, कैथोड रेज का ग्लास पर इफेक्ट स्टडी कर रहे थे, लेकिन उसके नतीजे में एक और रेडिएशन प्रोड्यूस हुई जो इस ट्यूब से तमाम डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही थी, फ्लोरिसेंट मटेरियल में ग्लो काज कर रही थी, वो शैडो प्रोड्यूस करने वाले ज्यादातर सॉलिड सब्जेक्ट में से पास कर रही थी, ह्यूमन टिश्यूज में से पास कर रही थी, लेकिन बोन्स में से और मेटल ऑब्जेक्ट में से पास नहीं कर रही थी। इन रेडिएशन को रोइंजन ने एक्सेस का नाम दिया क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी डब्ल्यूसी रोइंजन को इन रेडिएशन की नेचर के बारे में इल्म नहीं था। Now let's see what are the properties of the X-rays. X-rays are the electromagnetic radiations of very short wavelength, high frequency and high energy. The wavelength and the frequency of the X-rays depends upon the nature of the target anode. Different metal के एनोड से emit होने वाली
एक्स रेज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। Each metal has its own characteristic X-rays, that is having definite wavelength and definite frequency. Usually tungsten metal, molybdenum metal and silver metals were used for the production of X-rays. X-rays spread in all the direction, but they are allowed to escape only one direction through aluminium or the lead windows. उनको सिर्फ उसी डायरेक्शन में एस्केप किया जाता है जिस डायरेक्शन में उन्हें यूज करना हो। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का ये एक इमेज है। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में ये इसके कंपोनेंट के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि इसके लिए एक तो हमें चाहिए कैथोड रेस, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। High energy electrons are produced by a heating filament of the tungsten metal. ये एक सर्किट है, डीसी सर्किट, जो कि इस टंगस्टन मेटल को हीट अप करता है, जिसके नतीजे में टंगस्टन मेटल के इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर वो मेटल की सरफेस से अमिट होना शुरू हो जाते हैं। Now, these electrons are high energy cathode are accelerated to a metal anode. Metal anode is oriented at the angle of 45 degree. और ये मेटल एनोड एक रोटेटिंग मोलिब्डेनम या कॉपर नेक पर मौजूद होता है, यानी ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है। इसका क्या पर्पस है ये एक नेक्स्ट एनिमेशन में आप लोग समझेंगे। इसके जो है वो बैक साइड पे एक कॉपर रॉड है या सपोर्टिंग रॉड है। तो यहां से जब हाई एनर्जी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स इस टंगस्टन फिलामेंट से अमिट होती हैं, दे आर फोकस्ड ऑन द टंगस्टन एनोड और मोलिब्डेनम और सिल्वर एनोड। तो जब ये सडनली स्टॉप करती हैं तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इस टंगस्टन मेटल से एक्सरेज अमिट होती हैं। ये हाई एनर्जी कैथोड रेज जब इस एनोड से टकरा के सडनली स्टॉप करते हैं तो अपनी एनर्जी इन टंगस्टन के एटम्स को प्रोवाइड करते हैं। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सरेज। एक्सरेज जो हैं ये इस ग्लास विंडो और इस फिल्टर में से एस्केप कर जाती हैं और ये तमाम जो अरेंजमेंट है ये इसको एक लेड कैसिंग के अंदर जो है वो प्लेस किया गया हुआ है। तो अब जो है ये अब एक एनिमेशन के जरिए हम देखते हैं कि एक्सेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये आप एनिमेशन ऑब्जर्व कीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये बहुत डिटेल से आपने इसको समझ लिया होगा कि जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें एक्सरेज जो है वो कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये एक्सरेज जो है ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं। डेफिनेशन जरा मैं रिपीट करूंगा कि एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ which are produced due to inertial ionization of metal atoms of anode in the gas discharge tube। ये जरा इस फिगर को देखिएगा। ये टारगेट एनोड के फर्ज कीजिए कि ये एटम को ये डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज के ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस मेटल एटम के साथ टकराते हैं तो बजाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के इनर शेल से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। जब आउटर शेल की बजाय इनर शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो इसके नतीजे में जो है वो एक ऐसा आयन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। इस प्रोसेस को इनर्शियल आयनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये नेक्स्ट हायर शेल एल शेल जो है इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस के शेल में शिफ्ट होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल या ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जो ड्रॉप होगा तो ऐसी सूरत में रेडिएशन अमिट होगी जो एक्सरेज होगी। तो अगर जो है वो एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में ट्रांसफर होता है, शिफ्ट करता है, तो ऐसी सूरत में अमिट होने वाली एक्सरेज की स्पेक्ट्रल लाइन को के अल्फा लाइन कहा जाता है। जबकि अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वैकेंसी को फिल करता है तो ऐसी सूरत में अमिट होने वाली जो एक्सरेज होंगी वो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी, उसको के बीटा स्पेक्ट्रल लाइन से जाहिर किया जाता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं के अल्फा ये जो है वो क्या कहते हैं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है जबकि के बीटा लाइन की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। तो इसको अब हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह इसको आप जो है वो रीड करेंगे कि व्हेन हाई एनर्जी when electron with sufficient high energy collide with a metal atom in the target anode, it knock out an electron from the inner shell of that metal atom. This is known as the inertial ionization. It produces a metal ion with electron missing from the inner shell. This electronic configuration is unstable and electron from the higher energy orbit drops to the low energy orbit in order to fill the vacancy of emitted electron. As a result of this transition, highly penetrating radiation containing photons of high energy are emitted, which are known as the X-rays, inner shell ionization। तो अब डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई कि X-rays are the electromagnetic radiations of short wavelength which are produced due to inner shell ionization of metal atoms of the target anode in the gas discharge tube, and this process is brought about by high energy electrons are the cathode rays। ये इसकी एक्सरेज का केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इसकी मदद से हेनरी मोसले ने 1913 टू 14 के एरा में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। अब ये हेनरी मोसले ने ये डिस्कवरी कैसे की
कि जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हाई एनर्जी कैथोड रेज जब किसी मेटल एनोड के साथ टकराती हैं तो उनसे एक्सरेज एमिट होती हैं। तो हेनरी मॉसले ने क्या किया, उसने डिफरेंट मेटल को एनोड के तौर पर, टारगेट एनोड के तौर पर यूज करते हुए जो एक्सरेज प्रोड्यूस करना शुरू की और उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर करना शुरू की। इस मकसद के लिए उसने तकरीबन 38 डिफरेंट मेटल यूज की, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक। और जो एक्सेस थी उनकी वेवलेंथ 0.04 से 0.08 एंगस्ट्रम तक थी। मोस्ले ने जो है वो ऑब्जर्व किया कि एमिटेड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक रेगुलरली इंक्रीज करती है। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये फ्रीक्वेंसी जो है एक्सरेज की, वो इन एलिमेंट्स के एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे उसने कंक्लूड किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसने इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर का नाम दिया। फिर देख लीजिए, in 1913 to 14, Henry Moseley used 38 different metals from aluminium to gold as target anode in the gas-star tube and measured the frequencies of the emitted X-rays. His researches covered a wavelength range of 0.04 to 0.08 angstrom. Moseley observed that frequency of the X-rays increased in regular manner from one element to other in the periodic table. He further suggests that frequency of these radiations are directly proportional to number of proton in the nucleus. He called this number of proton as atomic number. इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये जो उसने गोल्ड से एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक 38 डिफरेंट एलिमेंट पर जो है वो कैथोड रेज एक्सपोज करके जो एक्सरेज प्रोड्यूस की, इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने कुछ कंक्लूजन ड्रा किए। मोस्टली ड्रू सम कंक्लूजन फ्रॉम द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन व्हिच ही obtained from the 38 element from the aluminium to gold as target anode in the X-ray tube. Moseley, number one, Moseley classified the X-ray spectral lines into two types. One type of the X-rays were of shorter wavelength called K series and other of the longer wavelength L series. K series का प्रोड्यूस होती है जब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में प्रोड्यूस होती है और अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से उस के शेल में ड्रॉप करते हैं तो उससे अमिट होने वाली एक्स रे की स्पेक्ट्रल लाइन के सीरीज कहलाती हैं। उनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एज के अल्फा, के बीटा एटसेट्रा। और अगर वैकेंसी प्रोड्यूस होती है एल शेल में और उस एल शेल में मौजूद वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से उस वैकेंसी में फिल करते हैं, सॉरी शिफ्ट होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक्सेस एमिट होंगी उन्हें हम एल सीरीज से डिनोट करते हैं। Now, if target element is of high atomic number, the wavelength of X-rays becomes shorter and vice versa. कि अगर हाई एटॉमिक नंबर वाला टारगेट एनोड यूज किया जाए तो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होंगी, जबकि अगर लो एटॉमिक नंबर वाला टारगेट एनोड यूज किया जाए तो उससे एमिट होने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ जो होंगी वो लार्जर होंगी। A relationship exists between the frequency and atomic number, the number of proton in element. That relationship is square root of frequency is equal to A into Z minus B. A and B are the constant. This relationship is known as the Moseley's law. Moseley's law states that frequency of the X-rays is directly proportional to square of atomic number of element emitting it, या
Square root of frequency of X-rays is directly proportional to atomic number of element which is emitting these radiations. ये एक ग्राफ है जो ये शो करता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू atomic number of elements which emit these radiation. This relationship is known as the Moseley's law. Now let's see what are the uses of X-rays. As X-rays have the different penetrating power for the different type of matter, hence they can be used to photograph the interior of the different parts of human body. X-rays are used to examine fractured bones, diseased body tissues, and cavities in the teeth. Internal structure of crystal can be determined with the help of X-ray diffraction technique. X-rays are used in industry to examine the quality of steel and other materials, and they are also used at airport to check the luggage of passengers कि इसमें कोई ममनुआ अशिया या जो है वो वेपन वगैरह तो मौजूद नहीं है जी। अब हम देखते हैं कि एक्सरेज जो है वो किसी सब्सटेंस के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कैसे यूज हुई और कैसे इसका यूज किया जा सकता है। किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टिकल क्लोजली स्पेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स, दीज लेयर्स फॉर्म द प्लेन्स। 1912 में मैक्स वॉन नामी साइंटिस्ट जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल और प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस तकरीबन उतना ही होता है जितना के एक्स-रेज की वेवलेंथ होती है। तो इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर एक्स-रे की एक बीम एक क्रिस्टल पर फॉल की जाए तो वो क्रिस्टल उन एक्स-रेज को डायफ्रैक्ट करेगा और उस डायफ्रैक्शन पैटर्न की मदद से किसी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट मालूम की जा सकती है। इस बेस पर विलियम ब्रेक और लॉरेंस ब्रेक ने 1913 में एक सिंपल अपरेटस डिवाइस किया जिसकी मदद से वो क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम कर सकते थे। इस टेक्निक को एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। Now listen once again. Inside the crystalline structure, the planes are made up of layers of closely spaced particles. In 1912, Max Born in Germany suggested that the particles and the planes are separated by the distances that are of same order of magnitude as the wavelength of X-rays. Therefore, a beam of X-rays should be diffracted by a crystal. This suggestion was verified experimentally and highly symmetrical diffraction pattern appeared on the photographic film. On this basis, William Bragg and Lawrence Bragg in 1913 devised a simple apparatus to determine the internal structure of the crystal, and this technique is called X-ray crystallography. तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो इस लेक्चर के मतलब कुछ रिव्यू क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट आर एक्सरेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस। यहाँ पे आपने एक्सरेज की एमिशन की रीजन लिखनी है। हाउ एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सरेज, स्टेट मोज़लेस लॉ, write down the conclusion drawn by Henry Moseley from his experiment on X-rays, why X-rays are produced when target metal is bombarded with the cathode rays, write down some uses of X-rays, how X-rays were used to study the crystal structure। तो ये मैंने काफी डिटेल से आपको एक्सरेज के मुतालिक पढ़ा दिया है। 2-3 दफा आप ये लेक्चर व्यू कीजिए, उसके बाद बुक से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।